जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीए प्रोग्राम का सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी का। तो हम पढ़ेंगे आज मलबे के मालिक के जो लेखक थे उनका नाम था मोहन राकेश। उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, कहाँ के वो रहने वाले थे, वो कैसे अपने शिक्षा प्राप्त किए थे, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और कहानी के बारे में भी हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो जो मोहन राकेश थे उनकी जीवनी जो ये बताती है कि मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1925 में अमृतसर के एक मध्यवर्ती परिवार में हुआ था। मतलब इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वो हुआ था 8 जनवरी 1925 में। ये एक मिडिल क्लास के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम जो था वो करमचंद्र गुगलानी था और ये पेशे से इनके पिताजी क्या थे, वकील थे। परंतु उनके ना पारिवारिक जो स्थिति थी वह ज़्यादा क्या नहीं थी, अच्छी नहीं थी। और जो मोहन राकेश थे उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी और प्रारंभिक जो शिक्षा थी, मतलब शुरुआती जो शिक्षा इनकी थी अमृतसर में हुई थी। और ये उच्च शिक्षा लाहौर में किया था। इसके बाद ये ओरिएंटल कॉलेज में किए थे। मतलब उच्च शिक्षा इन्होंने किया था लाहौर से, जो पाकिस्तान में आज पढ़ता है। एक ओरिएंटल कॉलेज था, वहाँ से भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था, वो भी पाकिस्तान में है। और उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और इसके बाद संस्कृत में एमए किया मोहन राकेश जी। और इनकी कहानियाँ थी नए बादल 1957 में आई थी, जानवर और जानवर ये भी इनकी कहानी थी, और फौलाद आकाश ये भी इनकी कहानी थी। इनकी बहुत सारी कहानियाँ थी, इसके अलावा में बहुत सारी कहानी थी मोहन राकेश की। इनकी जो मृत्यु हुई थी 49 वर्ष की आयु में, उनकी अचानक से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और 3 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी हुई थी दिल्ली में। ठीक है। और अब थोड़ा इनके हम व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहन राकेश का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। तो मोहन राकेश प्रखर व्यक्ति के स्वामी थे, किंतु उनके स्वभाव और आचरण में एक रूपता का अभाव था। कहने का मतलब ये है कि राकेश जो जी थे वो व्यक्तित्व इनका जो था वो कैसा था, इनका स्वभाव कैसा था, ये एक रूपता नहीं था। मतलब ये कभी ये गुस्सा हो जाते थे, कभी ये सहम जाते थे, कभी ये हंसने लगते थे। मतलब इनका जो था व्यवहार था वो मतलब एक रूपता नहीं था। मतलब अलग अलग इनका क्या था, व्यवहार था, अलग अलग इनका क्या था, चेहरा था। किसका, मोहन राकेश का। और यह सभी एक समान गरिमा मंडिता रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। अर्थात कभी भी उनका जो स्वभाव था एक प्रकार का नहीं था। जैसा कि आपने जानते होंगे कि उबलता हुआ लावा कब क्या शक्ल बदल ले नहीं कोई जान सकता, लगभग वैसे ही इनकी स्थिति थी, इनका स्वभाव था, इनका आचरण था मोहन राकेश का। यदि कुछ लोग के लिए यदि कुछ लोग के लिए ये क्या थे भाई, उनके लिए जीते मरते थे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये कहते हैं कि ये इनके में कमी थी कि वे क्या नहीं करते थे, ये आत्म केंद्रित और स्वार्थी मानते थे। मतलब बहुत सारे व्यक्ति इनको आत्म केंद्रित और स्वार्थी मानते थे। और अर्थात कुछ लोग के लिए वह काफ़ी अच्छे भी थे, कुछ लोग उन्हें स्वार्थी और गलत मानते थे। कमलेश्वर के विचारों में राकेश पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि वह कहीं एक जगह टिकते नहीं थे। कमलेश्वर जो है उनका क्या है, उनका दोस्त है। तो उसके विचारों से ये बताया गया है कि जो ये मोहन राकेश जी थे ये कहीं एक जगह टिकते नहीं थे। ये एक गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन व्यक्ति थे। कमलेश्वर ने स्वीकार किया है कि भले ही उन पर से राकेश तुनक मिजाज हैं, पर उनके व्यक्तित्व में सतह के नीचे भरते हुए ज़बरदस्त अनुशासन दिखलाई पड़ते हैं। अर्थात कमलेश्वर कहना चाहते हैं कि भले ही राकेश कितने भी गुस्सा हो, चिड़चिड़े हो, क्यों ना हो, परंतु उनके स्वभाव के अंदर क्या है, अनुशासन दिखलाई देता है। अर्थात जो कमलेश्वर हैं वो मोहन राकेश के बारे में ये बताते हैं कि चाहे कितने भी गुस्सा हो, चिड़चिड़े हो, ठीक है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनका जो अनुशासन है वो दिखलाई देता है, अच्छा दिखलाई देता है। ये बताया जा रहा है कमलेश्वर के द्वारा, जो कमलेश्वर इनके दोस्त हैं। राकेश जो है हम मतलब कमलेश्वर को अपने बारे में बता रहे थे। वो कहते थे कि मैं एक असंभव व्यक्ति हूँ। कौन सा व्यक्ति हूँ, असंभव व्यक्ति हूँ। उसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ईमानदार आदमी भी हूँ। मतलब मोहन राकेश बता रहे हैं कमलेश्वर से कि मैं एक असंभव व्यक्ति हूँ और उसके साथ साथ मैं क्या हूँ, मैं एक ईमानदार, बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हूँ। अब देखो साहित्यकार के रूप में देखते हैं मोहन राकेश को कि वो कैसे थे, साहित्य के रूप में कैसे थे, साहित्य की दुनिया में उन्होंने क्या क्या काम किया था, क्या कारनामे किए थे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहन राकेश के जीवन में जो कुछ व्यवहार में था ठीक वैसा ही उनके लेखन में भी था। देखो जैसा मोहन राकेश का जो व्यवहार था ना, जैसे लोग बताते थे, बहुत लोग कहते थे कि ये स्वार्थी है, अनुशासनहीन है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है,
तो और बहुत लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे, ईमानदार मानते थे। ठीक है, तो जैसा इनका व्यवहार में क्या था, जैसे इनके व्यवहार में ठीक वैसे ही उनके लेखन में भी क्या था, इनका साहित्य था। राकेश ने कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। देखो राकेश जी जो थे, मोहन राकेश, वो कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपना क्या किया भाई, पाँव को क्या किया भाई, रखा, प्रवेश किया। और अन्य विधाओं में भी उन्होंने क्या किया था, अपने विचारों को व्यक्त किया था। स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों में हमारा जनमानस, हमारा जीवन कहाँ से कहाँ आ गया, इसका सही प्रमाण मोहन राकेश के साहित्य में है। देखो क्या हुआ था, जब हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद हमारे भारत का दो भागों में विभाजन हो गया था। तो उसके बारे में जो हमारे मोहन राकेश है, वो अपनी कहानी के माध्यम से जनमानस पर जो भी मतलब व्यक्ति पे जो भी यातनाएं हुई, जो भी उनके साथ समस्याएं हुई, गलत व्यवहार हुआ, रक्त रंजितें हुई, उसके बारे में अपने साहित्य के माध्यम से वो क्या करते हैं, 20वीं सदी में लोगों को ये सब चीज़ें बताना चाहते हैं, प्रमाण देना चाहते हैं। अब इनकी कथा के अनुसार क्या बोला गया, इनका जो कथा था, मोहन राकेश ने अपने कहानियों में व्यक्ति को केंद्र बनाकर मध्यवर्गीय चेतना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखो जो मोहन राकेश थे, अपने कहानियों के माध्यम से जो भी मध्यवर्गीय चेतना है, मतलब मिडल्स, जो इनकी लोगों की जो सोच है, उसको प्रस्तुत करना शुरू किया। इसलिए उनके कहानियों में यथार्थ को व्यापक सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। देखो जितनी भी मोहन राकेश की जितनी भी कहानियाँ हैं, वो सब किस पे है, सामाजिक स्तर पर है। सब कुछ समाज के बारे में बताती है, समाज में जो भी घटित घटना है उसके बारे में बताती है। जैसा कि इस मलबे की कहानी में भी हिंदुस्तान के बंटवारे के टाइम में जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में ये कहानी है, जिसका नाम है मलबे का मालिक। तो उसमें मोहन राकेश ने यही सब चीज़ें बताया है कि जो समाज में हमारे जो घटित घटना थी उस टाइम पे, उसके बारे में ये क्या किए हैं, अच्छी प्रकार से विवरण दिए। अब हम देखते हैं मलबे के मालिक की कहानी पूरी तरीके से विवरण में करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो मोहन राकेश ने अपनी कहानी में व्यक्ति को केंद्र बनाकर मध्यवर्गीय चेतना को रूपांतरित करने का प्रयास किया है। इसलिए उनके कहानियों में यथार्थ को व्यापक सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। इनको जितनी भी इनकी कहानी थी, मैंने पहले भी आपको बताया था, इनकी कहानी जो थी वो सामाजिक रूप से है, समाज में जो भी घटना घटी थी उसके बारे में बताया गया है। मलबे के मालिक नामक कहानी में विभाजन की विभीषिका से उत्पन्न करता और अमानवीयता का गर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। अब देखो जब हमारे भारत का विभाजन हुआ था उस समय क्या हुआ, बहुत ही मतलब विभीषिका क्या उत्पन्न हुई, अमानवीयता का गर्म स्पर्शी चित्रण हुआ था। मतलब कोई भी इंसान नहीं रह गया था। जो लोग एक टाइम पे मतलब एक परिवार की तरह रहते थे, हर सुख और दुख में साथ देते थे, लेकिन जब विभाजन का समय आया तो सब लोगों ने अपना जो भी मतलब दोस्ती थी, जो भी नातेदारी थी, रिश्तेदारी थी, सबको भूल गए। वो लोग एक अपने जाति धर्म पर आ गए और उसी के लिए उन्होंने क्या किया, अमानवीयता का क्या कर लिया, चित्रण प्रस्तुत कर दिया। लोगों के साथ मारपीट हुई, हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे, ये सारी घटना हुई। और ये सारी घटना सबसे ज़्यादा पंजाब के अमृतसर और पंजाब के कई अन्य क्षेत्रों में हुई। और जो ये थे हमारे मोहन राकेश, ये भी पंजाब के ही रहने वाले व्यक्ति थे, तो उनको इस बारे में थोड़ा ज़्यादा ही क्या है मालूम है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, इस चैप्टर को क्या किया अपने साहित्य के रूप में क्या किया है, बताया है, कहानी लिखी है जिसका नाम मलबे का मालिक है। इस कहानी में अब्दुल गनी अमृतसर में आकर अपने मकान को मलबे के ढेर के रूप में देखता है। देखो जो अब्दुल गनी जो व्यक्ति है, वो स्वतंत्रता जब हुआ था उसके बाद जो विभाजन हुआ था उस टाइम पे ये पाकिस्तान में चला गया था, मतलब पाकिस्तान का निवासी बन गया था। लेकिन कुछ 7-8 साल के बाद ये फिर दोबारा अमृतसर में आया, तो अपने जब मकान को इन्होंने देखा तो ये मलबे के ढेर में क्या हो गया था, ये रूपांतरित हो गया था। और मलबे का मालिक जो है बनने के लिए कौवे और कुत्ते का संघर्ष करते हुए पाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो उसका वो घर था, जो मलबा था, उसके लिए बहुत सारे वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा, ये सब चीज़ें चल रहा था। इस कथा में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न इस विभीषिका का चित्रण हुआ है। मतलब जो भी भारत और पाकिस्तान के विभाजन में जो भी विभीषिका हुई है, जो भी अत्याचार हुए हैं, जो भी समस्या उत्पन्न हुई है, उसके बारे में सारा चित्रण किया गया है। जिसके फलस्वरूप अनेक परिवार उजड़ गए थे और उनके व्यक्तित्व सांप्रदायिकता का शिकार होकर
कवलीन हो गए थे। कहने का मतलब ये है कि जब विभाजन के बाद जो सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म और धर्म में क्या करना, एक धर्म दूसरे धर्म को क्या करता है, चोट पहुंचाता है, उसको मारता पीटता है, तो यही सांप्रदायिकता हो गई। और सांप्रदायिकता के आग में सांप्रदायिकता के शिकार में लोग क्या हो गए, काल कवलीन हो गए थे और हजारों घर मलबे का ढेर बनकर रह गए थे और हजारों लोगों की लाशें ढेर हो गई थी और रक्त रंजितें हो गई थी। इस कथानक का मलबा विभाजन की उसी आतंकपूर्ण स्थिति की करुणा गाथा सुना रहा है। मतलब जो ये मलबा दिख रहा है ये उसी टाइम के विभाजन के ठीक आतंकपूर्ण स्थिति का एक क्या है, एक नमूना है जो अराजकता एवं क्रूरता से भरी हुई है। मतलब अराजकता और क्रूरता का मतलब होता है किसी के मतलब दिल में किसी प्रकार का भाईचारा नहीं है, क्रूरता है। इस कहानी का कथानक इस प्रकार है। चिराग का बूढ़ा पिता अब्दुल गनी लाहौर के कुछ मुसलमानों के साथ अमृतसर आता है। अब देखो चिराग का जो बूढ़ा पिता था अब्दुल गनी वो लाहौर से कहाँ पे आता है, ये आता है अमृतसर। और हॉकी की मैच देखने का तो बहाना था। मतलब ये जो आया था इसका चिराग का बूढ़ा पिता अब्दुल गनी, ये लाहौर से मुसलमान के साथ अमृतसर आया था। मतलब बहुत सारे खान साहब आए थे क्या करने के लिए, हॉकी का मैच देखने के लिए। और ये हॉकी का मैच तो बस बहाना था, ये देखने आए थे कि भाई 7-8 सालों में भारत जो था, अमृतसर जो था, वहाँ पे क्या नज़ारा है। तो दरअसल उन्हें तो यहाँ के बाज़ारों और घरों को देखने का चाव था जो अभी अपने थे पर अब पराए हो गए थे। मतलब जो पहले अपने थे अब पराए हो गए थे, इसको देखने की क्या थी, इनके अंदर एक चाव थी, इसको देखना चाहते थे। और अमृतसर का बासा बाज़ार एक छोटा सा बाज़ार था। अमृतसर में एक बासा बाज़ार था जो एक छोटा सा बाज़ार था, उसको देखते हैं। और यहाँ की दुकानें आग लगने से जलकर राख हो गई थी। मतलब उस टाइम पे जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके कारण क्या हुआ था, यहाँ की जो दुकानें थी बासा बाज़ार की वो जलकर राख हो गई थी। और एक लंबा समय बीत गया, कई इमारतें खड़ी हो गई। मतलब उसकी जगह पे बहुत ही अलग इमारतें, अलग प्रकार की इमारतें सारी खड़ी हो गई। मतलब पता नहीं चल रहा था कि ये यही अमृतसर है, यही बासा की बाज़ार है। पर अनेक स्थलों पर अभी भी मलबे के ढेर पड़े थे जो हमें याद दिलाते हैं कि इस समय हमारे साथ क्या हुआ था। अब्दुल गनी ने अपनी मोहल्ले के मनोरी नामक युवक को पहचान लिया। देखो जो उस स्थान पर पहले उस मोहल्ले पे जो व्यक्ति रहता था उसका नाम मनोरी था, उसको पहचान लिए कौन, अब्दुल गनी पहचान गए उस व्यक्ति को जो मनोरी था। दोनों आपस में क्या करने लगे, कुशल क्षेम पूछने लगे। मतलब सब अपने पूछने लगे कि भाई आप ठीक हो, कैसे हो, इतने दिन के बाद कैसे दिखे, ये सब चीज़ें होने लगी। अब्दुल गनी के पूछने पर मनोरी ने उसे मलबे का एक ढेर दिखाया। तो छड़ी के सहारे बड़ी ही कठिनाई से वहाँ पहुंचकर उसके मुंह से अनायास ही आह निकल आई। जो आपके अब्दुल गनी थे उनको दिखाया मनोरी ने मलबे का ढेर। तो मलबे के ढेर को वो छड़ी से अपने छूने लगे और वहाँ पे पहुँच कर वो जब उसको देखे तो उनके मुंह से आह निकल गई कि ये क्या हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था, ये सब चीज़ें, ये क्या हो गया अभी, ठीक है, हाय ऐसे मतलब कहने लगे अब्दुल गनी। चिराग दिन उस मोहल्ले के लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब सारी असलियत खुल जाएगी। वास्तविकता तो यह थी कि एक दिन चिराग दिन खाना खा रहा था तो राखे पहलवान। अब देखो चिराग दिन जो व्यक्ति था वो क्या था, वो एक मुसलमान था। वो एक दिन खाना खा रहा था और एक बंदा था रखे पहलवान ने उसे आवाज़ देकर नीचे बुलाया। रखे पहलवान था जिन्होंने चिराग दिन को क्या किया, आवाज़ देकर नीचे बुलाया। और रखे पहलवान की बरसों पुरानी यारी का ध्यान में रखकर यह निकट परिस्थितियों की परवाह न करते भी नीचे आ गया। पर रखे पहलवान ने उसे धोखा दिया, उसे नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। अपने एक शागिर्द की सहायता से उसने चिराग दिन का प्राणांत तो किया ही, साथ ही उसकी पत्नी जुबैदा और 2 लड़कियां किश्वर और सुल्ताना को भी नहीं छोड़ा। अब देखो क्या ये बात कब की चल रही है, ये बात चल रही है वही जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे उस दिन की बात बताई जा रही है। एक चिराग दिन व्यक्ति था जो मुसलमान था, वो खाना खा रहा था। तो रखे पहलवान जो व्यक्ति था उसी मोहल्ले का, उन्होंने आवाज़ देकर उनको बुलाया चिराग दिन को। और चिराग दिन भाई ये इनका दोस्त था, इनका मित्र था, वो भाई आए नीचे
और उसी समय क्या हुआ, जो रखे पहलवान था उन्होंने क्या किया, अपनी दोस्ती का परवाह ना करते हुए उसे नीचे बुलाकर उसके छाती पर चढ़ गए और उसे मारने पीटने लगे। और अकेले नहीं मारे, और भी बहुत सारे लोगों को लेकर उनको मारे और उसको मतलब जान से मार दिया, प्राण कर दिया, उनको मार दिया जान से। और उन्हीं को नहीं मारा, उनकी पत्नी जो थी जुबैदा और 2 लड़कियां थी किस्वर और सुल्ताना, उनको भी क्या किया, नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया। उन तीनों की लाशें नहर के पानी में देखी गई, मतलब मार के वो नहर में उनकी लाशें फेंक दिया। इधर रखे पहलवान ने चिरागदीन के नए मकान को क्या कर लिया, हथियाने की कोशिश कर ली। अब देखो सब कुछ क्या हुआ, मकान के ऊपर हुआ था, उन्होंने उसको मार पीट कर मकान को क्या कर लिया, हथिया लिया। किसी ने घर में आग लगा दी, पता नहीं चला कि कौन आग लगाया, पता चला कि कोई आग लगा दिया, लेकिन ये मालूम नहीं चला कि कौन लगाया। रखे पहलवान को यह पता था कि ना, ये पता नहीं चल पाया यह आग लगाने वाला कौन था, लेकिन उस मलबे को अपनी जागीर समझकर वह किसी को भी उसके पास भटकने तक नहीं देता था। उसके एक शागिर्द ने उसे अब्दुल गनी के उस मलबे को देखने की खबर दी। ये सब चीज़ें हुआ। और जो रखे पहलवान था वो क्या किया, उनके जो घर थे उसको क्या कर दिया, हथियाने की कोशिश किया। और पता नहीं कौन उस घर में आग लगा दी, पता नहीं चला। अब देखो अभी पहलवान कुछ सोचता, इससे पहले उसने देखा कि मनोरी गनी की बाह पकड़ उधर ही आ रहा था। कुआं के पास पहुंचकर गनी ने रखे पहलवान को पहचान कर उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया। अब देखो जो ये था मनोरी जो था वो क्या रहा, गनी के साथ आ रहा था, साथ में बाह पकड़ कर, और वो रखे पहलवान को पहचान कर उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया। मतलब रखे पहलवान को तो पहचान नहीं गया, लेकिन उसे किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। कौन, अब्दुल गनी। ठीक है, उसे पता था कि यह व्यक्ति वही व्यक्ति है जो क्या किया, धोखे से चिराग धोखे से मारा था। ठीक है, रखे पहलवान से मिलकर ने केवल प्रसन्नता व्यक्त की। उससे अपनी वर्तमान निराशा के बारे में अत्यंत शोकग्रस्त शब्दों के द्वारा बताया कि वह तो अपना भरापूर घर देखने आया था, पर यहाँ तो सब कुछ मिट्टी हो गया है। अब देखो जो ये था अब्दुल गनी थे, वो बोल रहे थे अशोकग्रस्त रूप से, मतलब एकदम मतलब मन गिरा कर रोते हुए बोल रहे थे कि भाई मैं तो अपना उतना दूर से मैं अपना घर देखने के लिए आया था, भरापूर मतलब पूरा का पूरा मैं एक घर देखने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था मुझे एक मिट्टी का मलबा दिखा। रखे पहलवान के प्रति पूरा विश्वास प्रकट करते हुए उसने पहलवान से पूछा कि उसके यहाँ रहते ये सब कैसे हो गया। देखो रखे पहलवान से ये पूछ रहे हैं आपके अब्दुल गनी की भाई आपके रहते हुए भी ये सब कैसे हो गया, जबकि उसके पुत्र चिराग को तो पहलवान पर पूरा भरोसा था। उन सब में जो भाईचारा उसी के भरोसे तो चिराग को यहाँ छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। वह यह भी बताता है कि चिराग को पूरा विश्वास था कि रखे पहलवान के होते हुए उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसा हुआ, आपने भी कुछ नहीं किया। ये सब चीज़ें मतलब रखे पहलवान से अब्दुल गनी बता रहे हैं कि आप पर हमें भरोसा था। चिराग जो था मेरा बेटा, वो आप पे बहुत भरोसा करता था कि आपके रहने पर किसी प्रकार से हमारे घर में कोई कुछ नहीं हो सकता, छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और मैंने इसीलिए छोड़ कर गया था आपके भरोसे। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में चला गया था छोड़कर आपके भरोसे, ये सब चीज़ें बोला जा रहा है उस समय। यह सब सुनकर पहलवान की मानसिक और शारीरिक स्थिति बुरी तरह गड़बड़ हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया तथा उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी मानो सहारा ढूंढने लगी। पर गनी तो इस सब से अनजान था। रखे के प्रति आभार। ठीक है, यही कहानी थी। और इस कहानी में हम भारत और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान जो था जब उसका विभाजन हुआ तो क्या क्या हुआ, लोगों को क्या क्या समस्याएं हुई, सांप्रदायिक दंगे कैसे हुए थे और किस किस लोगों को ज़्यादा ही जान माल की हानि हुई, इसके बारे में बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और आप कमेंट्स भी करना। अगर आपको अदर चैप्टर भी चाहिए तो कमेंट करो और फिर मैं अदर चैप्टर भी बनाऊँगा और इसका क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाऊँगा।